2024 की बारी, किसकी कितनी तैयारी, ये बड़ा सवाल है। 2024 के लिए गठजोड़ शुरू हो चुका है, वहीं बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। 2024 में जीत के लिए 8 लाख जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं एनडीए के यूपी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी खुद संवाद करेंगे। सांसदों के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा होगी। और साथ ही खबर है कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और यूपी प्रभारी पद से प्रियंका बहुत जल्द इस्तीफा भी दे सकती हैं। इस सब के बीच सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर दावा करते दिख रहे हैं कि यूपी कैबिनेट में बहुत जल्द उन्हें जगह मिलेगी। इतना ही नहीं, दारा सिंह चौहान और दूसरे लोगों को भी जगह मिलेगी। तो इन्हीं मुद्दों के साथ शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए यूपी सांसदों के साथ पीएम का संवाद। मिशन 80 पर ध्यान, बीजेपी का माइक्रो प्लान। बीजेपी ने मिशन 80 को जीतने के लिए एक माइक्रो प्लान तैयार किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए सभी निकायों के, पंचायतों के, यानी कि जिला पंचायत से लगा के बीडीसी, महापौर से लगा के प्रधान तक को प्रशिक्षण देगी। 2024 की चढ़ाई, विपक्ष का विरोध हाई। प्रश्न यह है कि जब प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे गंभीर, संवेदनशील और देश की एकता को प्रभावित करने वाले प्रश्न पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा हो और उसकी अनदेखी और अनसुनी की जा रही हो, तो रास्ता क्या है विपक्ष के पास? कांग्रेस तैयार, रायबरेली से प्रियंका इस बार। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और इस बार सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़कर राज्यसभा के जरिए देश की संसद में जा सकती हैं। वो बहुत लोकप्रिय हैं, वो देश के किसी हिस्से से चुनाव लड़ सकती हैं और जब भी लड़ेंगी बहुत बड़े अंतर से, ऐतिहासिक अंतर से चुनाव भी जीतेंगी। हम सब चाहते हैं कि वो और सक्रिय हों। राजभर का बन रहा राजयोग। नहीं, उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जल्द ही उसकी घोषणा होगी, वो आप लोगों को जानकारी निश्चित देखने को मिलेगी। निश्चित मिलेंगे। आप अकेले और नहीं, और हमारे साथी दारा चौहान जी हैं और साथी भी आ सकते हैं। और अब वक्त आज महाबहस के सवालों का, एक एक करके वो सवाल आपके सामने जिन्हें चर्चा में हम शामिल करने जा रहे हैं। पहला सवाल, बीजेपी का माइक्रो प्लान मिशन 80 पर ध्यान। अभी से बीजेपी सियासी गठजोड़ से लेकर जनप्रतिनिधियों और यहां तक कि बूथ स्तर पर जिम्मेदारी फिक्स करने पर काम शुरू कर चुकी है। अगला सवाल, प्रियंका को मिलेगी रायबरेली की विरासत। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस बार सोनिया गांधी नहीं, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं और सोनिया गांधी राज्यसभा से संसद पहुंच सकती है। और सवाल नंबर 3 जिस पर चर्चा होगी, मंत्री पद पर राजभर का दावा कितना मजबूत, क्योंकि ओपी राजभर अब खुलकर कह रहे हैं कि यूपी में जो कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है उसमें उन्हें जगह मिल रही है। इतना ही नहीं, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बन सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और अपने गेस्ट पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मनीष सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। उमेश यादव जी हमारे साथ हैं सुभाषपा से, और अनिल दुबे जी आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके ये सवाल आप सभी के लिए, शुरुआत मनीष जी आपसे करने जा रहे हैं। आप देखिए, 2024 से पहले अपने गठबंधन को मजबूत करने से लेकर 8 लाख जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग से लेकर यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद यूपी के सांसदों से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। चुन चुनकर हर लेयर पर खुद को मजबूत कैसे किया जाए उस पर बीजेपी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, लेकिन आपके नेता गिनवा रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन के पास प्रधानमंत्री के कितने ऑप्शन हैं। अब बताइए 24 की जंग कैसे जीतिएगा? सत्ता की डकैत भारतीय जनता पार्टी राजनीति की वह मर्यादा को भूल चुकी है
राजनीति के सिद्धांत को भूल चुकी है कि देश में सरकार रहने के बाद से कैसे सरकार चलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने जितना झूठ बोला है, युवाओं के साथ जितना छल किया है, किसानों को उनकी लागत की दोगुनी दाम देने की बात। गठबंधन की क्या रणनीति है? मैंने आपको बीजेपी की प्लानिंग सीरियल वाइज सामने रख दी। वो गठबंधन भी मजबूत कर रहे हैं, वो बूथ स्तर पर जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग हो रही है, पीएम खुद इंटरैक्ट कर रहे हैं। आपकी पार्टियां क्या कर रही हैं? सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, झूठी बीजेपी, झूठे वादे किए, ये तो चुनावी भाषण है। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी अभी जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में 58,184 ग्राम सभाओं में हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर 2 चरण का हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आस्था जी बता दें, जो भारतीय जनता पार्टी ने छल और छलावा किया है जनता के सामने, जनता तैयार बैठी है। इंडिया का जो नेतृत्व होने जा रहा है, इंडिया जिन मुद्दों को लेकर के लड़ने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं वह कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं देंगे। और आस्था जी, बहुत ज्यादा चिंतित होने की किसी को जरूरत नहीं है। आज देश की जनता के साथ इंडिया खड़ा है और इंडिया देश की जनता के साथ खड़ा है। जो गंभीर मुद्दे हैं, अभी आस्था जी 6 महीने का वक्त भी नहीं पूछा, 35 लाख करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें पैसा आया था। और उत्तर प्रदेश की सरजमी पर किसी कोने पर अगर 1 रुपए का कोई काम हुआ हो तो आप हमें दिखा दीजिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब हम लेंगे। जैसे बीजेपी पौने 7 लाख करोड़ का बजट था और बजट में मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन शुरुआत में हर पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। उमा शंकर जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। उमा शंकर जी, अमेठी की सीट पिछले बार हाथ से निकल गई, इस बार कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं रायबरेली से। देखिए, प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं, ये उन पर निर्भर करता है वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। अगर लड़ेंगी तो रायबरेली लड़ेंगी या अमेठी लड़ेंगी या सुल्तानपुर लड़ेंगी या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य सीट से लड़ेंगी, ये उन पर है। और जब ये आएगा तो निश्चित रूप से आपको भी पता चलेगा और उत्तर प्रदेश और देश को भी पता चलेगा। रही बात, देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जनता के जो असली मुद्दे हैं उनको उठाने का काम उन्होंने किया और उसके सकारात्मक परिणाम भी देश के सामने आए। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में जीत मिली और उससे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों राज्यों में प्रचंड हार मिली। विधानसभा चुनाव के बाद तो प्रियंका गांधी ने यहां मुड़ करके नहीं देखा। अब खबर आ रही है कि वो रायबरेली सीट से मैदान में उतर सकती हैं। आपने बीजेपी का सुन लीजिए, आपने प्रियंका गांधी जी पर, आपने उत्तर प्रदेश पर सवाल नहीं पूछा था, आपने प्रियंका गांधी जी पर सवाल पूछा था। और प्रियंका गांधी जी देश की बड़ी नेता है, देश की राष्ट्रीय महासचिव है। आपने रायबरेली के बारे में बात की थी, मैंने बता दिया कि वो उनके ऊपर निर्भर करता है वो चुनाव रायबरेली से लड़ेंगी या कहां से लड़ेंगी। लेकिन असली मुद्दा देश की और उत्तर प्रदेश की जनता का है कि महंगाई की मार झेल रही उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो हो रहा है, कांग्रेस उस पर लड़ रही है कि नहीं? तो कांग्रेस महंगाई पर लड़ रही है, कांग्रेस बेरोजगारी पर मोदी सरकार और योगी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अत्याचार है, पापाचार और कदाचार है, लोग मारे जा रहे हैं और हर जगह कांग्रेस पार्टी। यही मुद्दे थे ना, 2019 में भी यही मुद्दे थे आपके पास, अब 2024 के लिए भी यही मुद्दे हैं। तो लगभग 7-8 साल से आप इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। नया क्या है? नफरत जीत गई थी, मोहब्बत हार गई थी, लेकिन हमेशा मोहब्बत हारती करते करते अब दूसरा टर्म खत्म होने वाला है। तो क्या महंगाई खत्म हो गई इसका मतलब? अब उस पर बात नहीं करनी चाहिए? बेरोजगारी खत्म हो गई, अब हम उस पर बात ना करें? क्या टेनी मिश्रा के थार पर अब हम चर्चा करना बंद कर दें? जब बातें इस तरह की होती है हमारे पास तो प्रधानमंत्री के बहुत से ऑप्शन है, तो ऐसा लगता है कि मुद्दे बहुत बात की बात है। यहाँ तो सबके अपनी महत्वाकांक्षाएं शायद ज्यादा ऊपर है। नहीं, गैर संवैधानिक बातें क्यों कर रही हैं आप? तो मैं नहीं कर रही, मैं तो केवल एक कोट कर रही हूँ आपके सामने। आपको पता होगा ये बयान किसने दिया? नहीं, आप कर रही हैं। आपने चुनाव लड़ा है उनके साथ मिलके। नहीं, आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा है ना। बस मैं वही की बात कोट कर रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ। सुन लीजिए कौशिक जी, आप सुन लीजिए, आप बताइए। संसदीय प्रणाली और जो संविधान का नियम है कि देश सांसद चुनता है, प्रधानमंत्री नहीं चुनता है।
और ये सांसद फिर अपना नेता चुनते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनना है। हम उस संसदीय और संवैधानिक प्रणाली का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए, मोदी जी ने तो कहा था कि 2 साल बाद यानी कि 75 साल के जब नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, स्वयं मोदी जी ने कहा था, तो वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे। तो उनको इस बार 2 कैंडिडेट फिर देने चाहिए। एक जो 75 साल यानी कि 2025 तक अगर वो मोदी का चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं तो 25 से 27 तक किसका चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं ये भी उनको देना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया आपके हिसाब से मैं चलूं तो आप भाजपा के साथी आए, उनसे पूछिएगा कि उनके 2 चेहरे कौन हैं। अच्छा, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि वही चेहरों की जो नंबर्स हैं वो आपके पास ज्यादा हैं, बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है चेहरों के नंबर। घूम फिर कर बात वही आई ना कि पीएम पद के बहुत सारे नहीं, हमने ये कहा कि हम संविधान और एक बार सब अपनी बात रख ले। मैं उमेश यादव जी को लेकर आना चाहूंगी। उमेश यादव जी सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बीच में 2 प्रधानमंत्री ठीक है। आप कह रहे हैं बीजेपी 2 प्रधानमंत्री के चेहरे क्यों नहीं रख पा रही। आपको कह रहे हैं आपने इतने चेहरे रख दिए कि जनता सोचेगी कि भाई ये महंगाई बेरोजगारी कर तो रहे हैं, ये बात भी करेंगे या पीएम ही बनते हैं उसी की रेस में गठजोड़ करते रह जाएंगे। उमेश यादव जी ये बताइए, ओपी राजभर अब खुलकर कह रहे हैं कि बस यूपी सरकार में मैं मंत्री बनने वाला हूं और दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने वाले हैं। देखिए आस्था जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आया है, हम सब कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पार्टी की सारे लोगों ने जो मिलकर बिहार की धरती से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो कार्य किया है, जनता के बीच जाने का काम किया है, पार्टी के संगठन के ढांचे को मजबूत करने का काम किया है, उसके आधार पर एनडीए जैसे विशाल गठबंधन का हिस्सा बने हैं, तो निश्चित हमारी क्षमता, हमारी शक्ति, हमारी जो भी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने हमें जांचा परखा होगा, उसके आधार पर हमारी सहभागिता निश्चित है। आदरणीय राष्ट्रीय जी निश्चित जब वो कह रहे हैं तो निश्चित किसी ठोस आधार पर कह रहे हैं और निश्चित उत्तर प्रदेश सरकार में हम अपनी सहभागिता दिखाएंगे, हम सहभागी बनेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को एक बेहतरीन जगह मिलेगी, जिससे हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रतिफल मिलने वाला है, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एनडीए यथोचित हमारी जो भी क्षमता शक्ति है उसके आधार पर हमारा हिस्सा हमें निश्चित देगी, ऐसा हमें एनडीए के शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास। ठीक है, अनिल दुबे जी, विपक्षी गठबंधन कितनी बड़ी टक्कर दे पाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी योगी को? देखिए आस्था जी, विपक्षी गठबंधन बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत मजबूती के साथ काम चल रहा है। हम लोग किसानों के बीच में काम कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने किसानों के साथ छल करने का काम किया। किसानों के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने इनसे 2 सवाल पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पूछे। इन्होंने दोनों ही सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा कि आपने वादा किया था कि किसानों की आमदनी 2022 तक 2 गुनी कर देंगे। इनका जवाब आया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के 75,000 सफल किसानों की कहानियां लिखी है। उन्होंने कैसे जो है अपनी आय 2 गुनी की। पूरे देश में 75,000 किसानों की कहानियां कृषि अनुसंधान परिषद का जवाब आया। चौधरी साहब ने पूछा कि आप ये बताइए कि ये जो सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे? कह रहे हैं ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। इन्होंने नौजवानों से वो वादे किए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, लेकिन किसी भी नौजवान को किसको रोजगार मिल गया? जो इस तरह की ये किसानों के साथ, नौजवानों के साथ छल कर रहे हैं। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इन्होंने कहा था हम किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। सिंचाई के लिए बिजली फ्री तो दूर, ठीक है, आप इस पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने किसानों के लिए क्या किया। ठीक है, आप किसानों का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है मुद्दा, चाहे आप महंगाई का उठाए, चाहे बेरोजगारी का उठाए, किसानी का उठाए, आम आदमी का कोई मुद्दा उठा पाए, लेकिन उसके लिए सबका एकजुट होना और ताकतवर होना बहुत जरूरी है। संगठन स्तर पर, बूथ स्तर पर मजबूत होना हर पार्टी को बहुत जरूरी है। तो क्या विपक्ष है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आप लोगों से जो चर्चा हुई है, हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के आस्था जी मजबूती के साथ खड़ा है। हमने उत्तर प्रदेश में हमने तमाम हम अभियान चलाए हैं। ठीक है, ठीक है। कौशल कांत जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, वो कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कहा था जब वो 75 साल के हो जाएंगे तो वो पीएम का पद छोड़ देंगे। तो आप 3rd टर्म की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो उनका यह कहना है कि 2025 के बाद के लिए तो आप
आपने कोई चेहरा आगे किया ही नहीं है। उनके पास तो बहुत सारे चेहरों के ऑप्शन है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा नेता भी हैं। देखिए, ये बिना दूल्हे की बारात निकालने के लिए तैयार हैं। दूल्हे की तलाश जारी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह सारे विपक्षी एक दूसरे की बारात में नाच रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं दूल्हा कौन है। ये दूल्हे की तलाश कर रहे हैं। और हमारी तरफ से मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, सर्वविदित नेता हैं। भारतवर्ष को छोड़कर के पूरे विश्व के सबसे फेमस नेता आप तो हो चुके हैं। तो हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाहेंगे, अगर उनकी तरफ से कहा जाएगा कि ये उम्र की बात जो है 75 साल की कर रहे हैं, अगर वो चाहेंगे भी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता सब उनको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी हैं जिनकी वजह से हम फ्रेजाइल 5 से आज 5वीं इकॉनमी बन गए हैं। ये मोदी जी है जहां पर कि हम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में, स्टील प्रोडक्शन में नंबर 2 बन चुके हैं। ये मोदी जी हैं जिनकी वजह से आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम नंबर 3 बन चुके हैं। और ये मोदी जी हैं जिनकी वजह से गन्ना प्रोडक्शन, चीनी प्रोडक्शन में। ठीक है उमाशंकर जी, मुझे लग रहा है कि अब आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ कौशल जी कह रहे हैं कि वो छोड़ना चाहेंगे तो हम नहीं छोड़ने देंगे उन्हें। देखिए, ये तो फिर मोदी जी का अपमान हो जाएगा। मोदी जी ने कोई नियम बनाया, उसके तहत तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर किया। उत्तर प्रदेश के कलराज मिश्रा जी को भी बाहर किया था। तो क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर उनका खुद का बनाया हुआ नियम नहीं लगेगा? मुझे तो लगता है लगना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी तय करेंगे ना, कौशल कांत मिश्रा जी तो नहीं तय करेंगे। और जहां तक मैं जानता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, दूसरा कोई नहीं है। तो बीच में मत बोलिए पंडित जी, ऐसे ना करिए। अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे ना करिए। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी को भाई देखिए, हमसे दुल्हा पूछ रहे हैं, इनके यहाँ तो दो दूल्हे लगेंगे। तो दोनों दूल्हे, एक सत्ता के 2 दूल्हे इनके यहां से ये डिक्लेयर कर दें। मैं तो बार बार कहता हूं, कौशल कांत जी अगली बार मिलें या डिबेट के बाद अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करें कि भाई 75 साल के बाद मोदी जी हटेंगे तो 2 दूल्हे लगेंगे। तो दोनों दुल्हों का चेहरा इस सत्ता के लिए अभी से सवाल का जवाब दे रहे हैं कौशल कांत जी। बोले कौशल जी। अरे हम पूर्वांचल वाले हैं, यहाँ शादी में दूल्हे के साथ बल्हा चलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें दूल्हा और बल्हा हमेशा तैयार रहते हैं। विपक्ष को न दूल्हा मिलता है न बल्हा मिलता है। अरे तो सत्ता एक ही है, सत्ता एक ही है, शादी सत्ता की पत्नी एक ही है, 2 दूल्हे आपको तय करने हैं। विपक्षी के पास न दूल्हा है, 2 दूल्हा है, 2 दूल्हे तय करने हैं। वो बताइए। अच्छा उमाशंकर जी, मेरे को 1 मिनट, आप लोग दूल्हे गिन रहे हैं, उमाशंकर जी मुझे ये बताइए कि आज अखिलेश यादव ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास तो प्रधानमंत्री के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें महिला भी है, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें युवा भी हैं, बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। तो अब इनको भी आप दूल्हों में गिनेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री पद का ऑफिशियल उम्मीदवार होना, घोषित करके, और प्रधानमंत्री पद के योग्य होना, ये दोनों 2 बातें हैं। हाँ, ये सच कहा अखिलेश यादव जी ने। इंडिया के पास तो तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद की योग्यता के अनुसार है। उनका तमाम राजनीतिक इतिहास है, उनकी पढ़ाई देख लीजिए, उनकी डिग्रियां, सारी डिग्रियां उनकी असली वाली हैं। फेक डिग्री किसी के पास नहीं है। पढ़ लिख के उनको पता है लोगों को कि इनके क्लास फेलो कौन रहे, इनके टीचर कौन रहे, उनकी फोटोज है। अच्छा, वो इस तरीके से नहीं है कि किसके साथ पढ़ा, डिग्री कहाँ मिली, प्रिंसिपल कौन था, कौशल कांत जी उसका जवाब देना चाह रहे। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया। और बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया जाता है। तो मुझे लगता है आपने शुरू किया है तो उसका जवाब लेना, उसके बाद आप बात पूरी कर लीजिएगा। ठीक है, कौशल कांत जी बोलिए। मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी कौन से आईआईटी और रुड़की का एग्जाम पास किए थे, किस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए थे? अरे अपने माननीय नेताजी की मदद से, उनके पैसों के दम पे जाकर के डिग्री खरीद के लाना ऑस्ट्रेलिया से, प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ना और उससे जाकर के उसके बाद आकर के नौकरी करना मिलना,
और बेरोजगार होने के बावजूद भी उनकी संपत्ति में जो पिछले 20 साल में इजाफा हुआ है उसका हिसाब देते देते आप लोग काल कोठरी में पहुंच जाएंगे। ये जो भ्रष्टाचारियों का संगठन आपने बना रखा है ना, जो काले कपड़ों में बैठ करके संसद की कार्रवाई रोकने के काले दिल वाले आए थे, ये सारे काले लोग काले वापस आएंगे। ध्यान रखिए, ऑडियो ऑफ नहीं होना चाहिए किसी का। बोलिए, इनकी बदतमीजी है। नहीं, ये बदतमीजी है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहे हैं उसने डिग्री खरीदी है। नहीं, आप प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। आपने एक तर्क पेश किया उमाशंकर जी, आपने देश के प्रधानमंत्री के लिए एक तर्क पेश किया, जिसे मैं तर्क शब्द भी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप विपक्षी पार्टी के नेता हैं, आपने अपनी तरह का सवाल उठाया है। तो कौशल कांत जी ने जवाब दे दिया, अब आप इसे बदतमीजी कह रहे हैं। तो जो आप कर रहे थे वो कौन सा बड़ा शिष्टाचार था? कौन सा रुड़की का एग्जाम? आप प्रधानमंत्री को सबके घेरे में ला रही है। हमने तो नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपने अभी कहा कर लीजिए, अब डिग्री के पीछे आए। प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया तो आपने कहा किसी चीज के हजारों गुना। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी उठाती है इस सवाल को, वही आपने रिपीट किया। क्या छुपा लेंगे आप? योगी जी ने कहा था वो लंदन का होटल, अरे वो लंदन का होटल जब सामने एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। नाम लिया हो तो आप मुझे कटघरे में खड़ा करिए। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। इन्होंने अखिलेश जी का नाम लिया जो सरासर गलत है, ऑब्जेक्शनेबल है। आपको किस तरह से ऑब्जेक्शनेबल है? आप मुझे गलत, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। पूछ रहे थे मनीष सिंह की डिग्री पूछ रहे थे, किसकी डिग्री पूछ रहे थे आप? ये कोई छुपा हुआ सवाल थोड़ी है, ये तो कांग्रेस अखिलेश यादव ने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया था? अरे इनके पिताजी नकल देख करके तो एग्जामिनेशन करने की प्रथा लाए थे। 92 में किताब रख के एग्जाम करवा के पूरे उत्तर प्रदेश का जो सत्यानाश किया था, उसके बाद वो जो लोक सेवा आयोग को योद्धा अपने अपने दलों के इस वाली बहस को यहीं छोड़ देना चाहिए। हमें विषय पर रहना चाहिए, विषय पर रहना चाहिए। आप दोनों को मैंने काफी समय दिया है, मैं रुक करूंगी मनीष सिंह का। मनीष सिंह जी बताइए, बीजेपी में बूथ स्तर तक तैयारियां चल रही हैं, संगठन लेवल पर जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। जिनके साथ गठबंधन किया है, जिनको हाल ही में ज्वाइन किया है, वो खुद कह रहे हैं हम मंत्री बनने जा रहे हैं, मतलब किए हुए वादे पूरे हो रहे हैं। राजभर जाति को सिफारिश की जा रही है कि उसको एसटी में शामिल की जाए। तो ये सारे कवायदे चल रही है पहले से बीजेपी के अंदर, वो उस ट्रैक पर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आप लोग अभी ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं तथ्यों में टक्कर मार रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन। बहुत ऑप्शन है हमारे पास। आस्था जी मैं आपकी सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए थोड़ा सा, चूंकि मेरे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी किया है। ये कौशल कांत मिश्रा जी को इस बात का पता नहीं है कि श्री अखिलेश यादव जी ने मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई किया है, और मिलिट्री स्कूल में, भारत का जो मिलिट्री स्कूल है उसमें फर्जी डिग्रियां नहीं बढ़ती हैं। कौशल किशोर जी, अपना पहले आप एजुकेशन अपना खुद बढ़ा लीजिए। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में फर्जी डिग्री नहीं मिलती है। और कौशल कांत जी, आप एक होनहार डॉक्टर हैं, आपको बोलते वक्त इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आप एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और आस्था जी, अब आपके सवाल का जवाब देना मैं चाहता हूं। मोदी जी 2014 में भारत के जब प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने विभिन्न सभाओं में और मंचों से उन्होंने क्या कहा? देश की जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार पर उन्होंने नकेल कसने की बात कही। लेकिन आज के समय में देखिएगा तो आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, एक छोटा सा युवा बच्चा थाने में जाता है अपने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर 500 रुपए लगते थे उस समय भ्रष्टाचार का जब बहुत आकंठ था, तो आज के समय में उसको 4000 रुपए देने पड़ते हैं वेरिफिकेशन के लिए। और आप तहसीलों में चले जाइए, थाने में चले जाइए, कोतवाली में चले जाइए, कलेक्ट्रेट में चले जाइए, जो आप 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए में भ्रष्टाचार का आकंठ जिसे कहा जाता था, आज 5000, 6000, 10,000 रुपए देकर के और वो काम कराए जा रहे हैं। किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? रोजगार की बात। जाते जाते 10 सेकंड कौशल जी को मैं देती हूं, सवाल उठा रहे मनीष का जवाब दीजिए। मुझे शो सबसे पहले मैंने ये नहीं कहा कि उनकी डिग्री फर्जी है, मैंने सिर्फ ये कहा खरीदी हुई डिग्री,
प्राइवेट कॉलेज में पैसा दो, किसी को भी डिग्री कोई भी मिल जाती है, आपको भी पता, मुझे भी पता है। उसके बाद और जहां तक और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मैंने स्कूल की डिग्री चुनाव लड़ने के लिए जो संविधान अधिकार देता है, जो एलिजिबिलिटी तय करता है, उसके तहत कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें मत जाइए आप सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उसे देखकर तो यही लगता है मानो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। लेकिन 2024 के इस सियासी महाभारत के बीच एक बात गौर करने वाली है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव आते ही एक्टिव हो जाते हैं। चुनाव आया और ये ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच में पहुंच जाते हैं और रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। ऐसे पिकनिक पॉलिटिक्स वाले कई नेता देखे जा सकते हैं। भले ही प्रियंका गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी कितनी बार यूपी आई। उसी तरह चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मजबूत संगठन का होना जरूरी है। संगठन की मजबूती के लिए लगातार उस पर काम करने की जरूरत होती है। यह कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं कि बस जरा सी मेहनत की और संगठन मजबूत होकर खड़ा हो जाएगा। संगठन हो या बूथ मैनेजमेंट, दोनों ही लिहाज से बीजेपी विपक्षी दलों पर भारी पड़ती दिख रही है। और अगर विपक्ष एनडीए को टक्कर देना चाहता है तो उसे ठोस रणनीति बनानी होगी, वरना मोदी योगी की लहर को रोकना आसान नहीं होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।